न्यूज नाइट में आज रविवार का दिन और जनता के जनादेश की जीत का दिन रहा ये रविवार। दिन भर 5 में से 4 राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर रोमांच लगातार बना रहा, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स ने कहा था उससे अलग परिणाम जनता ने दिए। भाजपा को जहां एक और 2024 से पहले 3 बड़े राज्यों में बड़ी जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस को भी तेलंगाना में जीत से संतोष करना पड़ा। रखेंगे आपके सामने न्यूज नाइट में चुनावी नतीजों की विस्तृत तस्वीर, लेकिन आइए शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी की गारंटी की आंधी में 3 राज्यों में उड़ गई कांग्रेस। कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय में पीएम मोदी का किया भव्य अभिनंदन। जीत को बताया अभूतपूर्व और ऐतिहासिक। कहा आज के हैट्रिक ने तय कर दी 2024 की हैट्रिक। मध्य प्रदेश में कमल का कमाल, भाजपा को प्रचंड जनादेश। भाजपा की रणनीति को नहीं भेद पाई कांग्रेस। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल समेत दूसरे बड़े नेताओं ने दर्ज की जीत। शिवराज ने कहा एमपी के मन में है पीएम मोदी। राजस्थान में नहीं बदला रिवाज, बदल गया राज। नहीं चली अशोक गहलोत की सियासी जादूगरी। राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा। भाजपा ने कहा डबल इंजन की सरकार के लिए जनता की मोहर। सभी राजनीतिक पंडितों और एग्जिट पोल्स को धता बताते हुए भाजपा ने छत्तीसगढ़ में किया बड़ा उलटफेर। तमाम वादों और योजनाओं की घोषणा के बावजूद सरकार नहीं बचा पाए भूपेश बघेल। बीजेपी बोली जनता को है मोदी की गारंटी पर भरोसा। राष्ट्रीय पटल का सपना देख रहे केसीआर अपने ही राज्य तेलंगाना में ढेर नहीं बना पाए हैट्रिक। भाजपा नेता कटिपल्ली वेंकटरमणा ने मुख्यमंत्री केसीआर और कांग्रेस के सीएम पद के दावेदार को दी पटखनी। कांग्रेस बहुमत की ओर। 3 राज्यों में जीत पर बीजेपी में जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ जीतने वाले राज्यों के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी उत्सव जैसा माहौल, आतिशबाजी और पटाखों का दौर। सोमवार को होगी मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना। राज्य की जनता की मांग पर चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती 4 दिसंबर को कराने का किया था फैसला। तो आज जनादेश आ गया है और ऐसे में आइए आगाज करते हैं न्यूज नाइट का जश्न की खबर के साथ, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जो प्रचंड जीत हासिल हुई है उसका श्रेय पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। पीएम ने इन राज्यों में जनसभाओं और रोड शोज के जरिए लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व का ही कमाल है कि तमाम सर्वेक्षण और रुझान गलत साबित हुए और भाजपा आज के समय में बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब हुई। 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल करने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने देश भर में जश्न मनाया। दिल्ली स्थित भाजपा का मुख्य कार्यालय भी इससे पीछे नहीं रहा। यहां भी हर्षोल्लास का माहौल देखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हिस्सा लिया। पीएम की अगवानी करने के लिए जहां भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे, तो वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी अपने प्रिय नेता से मुखातिब हुए। उन्होंने पीएम मोदी का जमकर स्वागत किया और उन्हें जीत की बधाई दी। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी शक्ति, युवा, किसान और गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ओबीसी साथी भी इसी वर्ग से आते हैं। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी
इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं और इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन चुनावों की गूंज मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि यह परिणाम भारत के विकास पर भरोसे को, दुनिया के भरोसे को मजबूती देगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही यह बात भी कही कि भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है उसे भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव परिणाम भ्रष्टाचार पर जांच एजेंसियों को बदनाम करने वाले दलों और नेताओं को मतदाताओं की साफ साफ चेतावनी है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कमल का कमाल आज देखने को मिला, क्योंकि भाजपा को मध्य प्रदेश में जनता ने प्रचंड जनादेश दिया है। भाजपा का ये क्या रणनीति है, इसे कांग्रेस भेद ही नहीं पाई और इसीलिए इस तरह का परिणाम सामने आया। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या प्रहलाद पटेल समेत दूसरे बड़े नेताओं की बात करें, सभी ने जीत दर्ज की है। और इस मौके पर शिवराज ने कहा है, एमपी के मन में है पीएम मोदी। ये कमल के कमाल का जश्न है। पीएम मोदी की गारंटी की जीत का जश्न है। पीएम मोदी पर भरोसे की जीत का जश्न है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जीत है। ये भाजपा की नीतियों पर जन जन के विश्वास की जीत है। ये पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में देश के बढ़ते मान की जीत है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद तेज रफ्तार से भागती अर्थव्यवस्था के परिणाम की जीत है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। इन तीनों राज्यों में जनता ने कांग्रेस को नकारते हुए भाजपा की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अपार प्रेम पर जनता का आभार व्यक्त किया है। डबल इंजन की सरकार के काम को जनता ने आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। कांग्रेस के लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी, और यहाँ तो जनता के प्यार की प्रो इनकम्बेंसी थी और भरपूर प्यार आज मध्य प्रदेश की जनता ने लुटाया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर प्रचार किया। जनता तक पार्टी की नीतियों और जन कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने के लिए पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 13 जनसभाएं और 1 रोड शो किया। पीएम मोदी की रैलियों और रोड शो में उमड़ने वाली भीड़ बताने के लिए काफी थी कि जनता आने वाले चुनाव में किस पर भरोसा करने जा रही है, और चुनाव नतीजों ने इसे साबित भी कर दिया। मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जन जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक के जितने कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया, उसके परिणाम स्वरूप जनता का यह अपार आशीर्वाद मिला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय चुनाव जीत गए हैं, जबकि कांग्रेस के जीतू पटवारी, लक्ष्मण सिंह और कमलेश्वर पटेल हार गए हैं। मध्य प्रदेश जैसा राज्य जब देश में नंबर 1 पर होगा, तब भारत माता नंबर 1 पर होगी। ये जो परिणाम है, इस बात के लिए मैं अब मध्य प्रदेश की जनता का आभारी हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ।
मध्य प्रदेश में भाजपा की आंधी के कई कारण थे। भाजपा ने सामूहिक नेतृत्व को मैदान में उतारा। इसका सीधा और स्पष्ट संदेश गया कि उनका नेता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये संकेत समझते ही मतदाताओं में गोलबंदी हुई। पीएम मोदी अपनी सभी सभाओं में मोदी की गारंटी की बात को आगे बढ़ाते रहे और जनता को डिलीवर करने वाले अपने पीएम पर पूरा भरोसा हुआ। पीएम किसान निधि की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर हुई, जिससे पीएम मोदी की गारंटी की बात और पुख्ता होती गई और भाजपा मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत की ओर बढ़ गई। भाजपा की लाडली योजना पर बहनों ने विश्वास जताया। कांग्रेस की सनातन विरोधी नीति से जनता में रोष देखने को मिला, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिला। दीपक द्विवेदी और आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जो विश्वास जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जताया, मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में भी किस तरीके से जनता ने भाजपा के पक्ष में वोट किया है, आइए ये तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं। अलग अलग क्षेत्र मध्य प्रदेश के 2018 की तुलना में इस बार किस तरह से बीजेपी के पक्ष में आए। अगर सबसे पहले भोपाल क्षेत्र की बात करें, क्योंकि भोपाल क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये क्षेत्र भाजपा का यहां पे बहुमत रहा है, अच्छी पकड़ रही है। ऐसे में भाजपा आंकड़े भी दिखाते हैं कि जो 36 सीटें हैं इस क्षेत्र की, उनमें से 31 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। ये भोपाल क्षेत्र की बात करते हैं। हम आगे बढ़े अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो क्योंकि भोपाल क्षेत्र की बात करें तो यहां तो बीजेपी का गढ़ रहा ही है, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार और ज्यादा आंकड़े अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी कर पाई है। लेकिन अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो बुंदेलखंड क्षेत्र, यूपी से सटा हुआ ये क्षेत्र, और यहाँ पे 26 सीटें हैं, लेकिन इन 26 में से भी आप देख सकते हैं 21 सीटें भाजपा के पक्ष में गई हैं और कांग्रेस के पास मात्र 5 सीटें गई हैं। बुंदेलखंड की अपनी समस्याएं रही हैं, लेकिन जिस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, केन बेतवा परियोजना की बात करें, इत्यादि जो विकास की योजना इस क्षेत्र तक बीजेपी लेकर आई, कहीं ना कहीं उसका परिणाम। चंबल क्षेत्र की बात करें तो 34 सीटें, 34 में भी बीजेपी को 18, कांग्रेस को भी 16 सीटें मिली हैं। लेकिन ये चंबल का क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है क्योंकि सिंधिया का क्षेत्र, लेकिन यहां पर ग्वालियर और चंबल क्षेत्र जो है ये सिंधिया का क्षेत्र है। यहां पर अगर देखें तो चलिए महाकौशल की बात करते हैं। महाकौशल पिछली बार बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था, आदिवासी बहुल क्षेत्र जिसने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं 38 में से 22 सीटें बीजेपी के खाते में, 16 कांग्रेस के खाते में भी आई हैं। अलग अलग क्षेत्रों ने अलग अलग तरीके से कैसे वोट किया। यहां पर आपके सामने मालवा क्षेत्र जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, संघ का गढ़ माना जाता है। मालवा क्षेत्र 50 सीटें कहते हैं, यहां पर जो जीतता है वो ही सत्ता तक पहुंचता है और यहां पे 50 में से 36 सीटें बीजेपी के पास आई हैं, जो दिखाता है कि बीजेपी की जो जीत मिली उसमें मालवा क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण रोल रहा है। हालांकि कांग्रेस को भी यहां पर 13 सीटें हासिल हुई हैं। निमाड़ क्षेत्र की बात करें तो यहां बीजेपी को 10 सीटें आई हैं, कुल 16 में से 10 सीटें बीजेपी ने। तो देखें तो अभी तक हर क्षेत्र में ही बीजेपी ने बाजी मारी है और बीजेपी को ही बहुमत मिलता हुआ सभी क्षेत्रों में। लेकिन विंध्य क्षेत्र की बात करें, यूपी से सटा हुआ क्षेत्र है ये, जहां पर बसपा सपा का भी जोर है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी के खाते में 30 में से 25 सीटें, लगभग क्लीन स्वीप। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें गई हैं। और यहां पर देखें तो जो विंध्य का क्षेत्र है, यहां पिछली बार भी बीजेपी को अच्छी सीटें हासिल हुई थी, इस बार 1 सीट और, पहले 24, अब इस बार 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई। तो ये विंध्य क्षेत्र जहां से बीजेपी को भारी सीटें हासिल हुई हैं। तो वही अगर हम बड़े चेहरों पर एक बार नजर डालें, मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री स्वयं जो मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने जीत हासिल की है और जाहिर है कि ये अपेक्षा पहले से ही थी कि शिवराज सिंह चौहान अपनी सीट बचा ही लेंगे और वो सफल भी हुए हैं। तो वहीं बुधनी से हमने देखा है कि शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी से अपनी सीट पर जीत दर्ज की है और अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की है। तो शिवराज सिंह चौहान, लेकिन तमाम बड़े नेता, बड़े दिग्गज सांसद, केंद्रीय मंत्री भी इस बार चुनावी मैदान में थे। अगर उनकी बात भी हम आपके सामने तस्वीर रखें तो ये पाते हैं कि बहुत सारे केंद्रीय नेता और सांसद भी जीते हैं। अगर नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो दिमनी सीट, इस बार कहा जा रहा था कि इस सीट पर चुनौती बहुत ज्यादा है, लेकिन दिमनी सीट से भी नरेंद्र सिंह तोमर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। वहीं प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मंत्री की बात करें तो नरसिंहपुर से उन्होंने भी अच्छी वोट मार्जिन के साथ जीत दर्ज की है और ये केंद्रीय मंत्री जिनको इस बार
विधानसभा चुनावों के लिए उतारा गया था। कैलाश विजयवर्गीय पूर्व महासचिव, उनको भी इंदौर 1 से जब उतारा गया तो उन्होंने भी भारी अंतर से जीत दर्ज की है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से इन्होंने जो सीट पर वो खड़े हुए उसको अपने नाम किया। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरा कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, छिंदवाड़ा से उन्होंने भी अपने हिस्से जीत दर्ज की है। तो ये कुछ बड़े चेहरे जिनके बारे में हमने आपके सामने रखा, और यहां पर आगे मध्य प्रदेश के क्या रहे चुनावी समीकरण, उन पर बात करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनो, ये याद है जो 10 साल पहले हमने कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था? क्या है ये? अरे कई साल पहले कुछ शेयर लिए थे, मगर अब तो कंपनी भी भूल गई होगी। पैसे तो डूबे ही समझो। बस तुम्हारी लापरवाही ने डुबा दिए ना सारे पैसे। अरे नहीं दादी, अब आप IEPF अथॉरिटी यानी कि इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी से ये इजीली क्लेम कर सकते हैं। अरे वाह, वो कैसे? लगातार 7 साल तक डिविडेंड्स और उनसे जुड़े शेयर्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स वगैरह क्लेम ना करने पे वो IEPF अथॉरिटी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसे आप IEPF फॉर्म 5 फिल करके आसानी से क्लेम कर सकते हैं। IEPF अथॉरिटी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं आज 4 राज्यों में आए चुनावी नतीजों की, जिसमें सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश की तस्वीर आपके सामने रखी है। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं 3 मेहमान, परिचय करवाते हैं। शिवम छाबड़ा जो प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुजाता पॉल प्रवक्ता कांग्रेस, और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले सुजाता जी, कांग्रेस का अगर हम देखें मध्य प्रदेश में तो पिछले 15 चुनावों को अगर हम बात करते हैं तो 33 साल कांग्रेस सत्ता में रही है। हालांकि पिछले 18 वर्षों से कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में नहीं रही है। इस बार क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चुनावी आकलन कांग्रेस का गड़बड़ा गया? हालांकि बहुत कारण आप कहेंगे कि अभी तो उनके ऊपर जाना है इत्यादि, लेकिन एक बड़ी बात जो कही जा रही है कि अगर आपने सपा के साथ गठबंधन कर लिया होता तो शायद इतनी बुरी हार ना मिलती। क्या कहेंगे आप? आपको नमस्कार और दोनों को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। मुझे नहीं लगता कि ये वाला आकलन सही है, क्योंकि आपने जो बात पूछी मुझसे, मुझे खुशी है कि आपने मध्य प्रदेश के ऊपर पहले पूछा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा हैरानी हुई। मुझे नहीं, मैं उस पर भी वापस आऊंगी आपके पास। हम राज्यवार चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे लिए जो सबसे हैरानी की बात है वो मध्य प्रदेश ही है, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो एंटी इनकम्बेंसी यहाँ भी थी, एंटी इनकम्बेंसी अगर आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करते तो वहां भी थी। अब यहाँ पर अगर जो योजनाएं सरकार लेके आई थी उसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत मजबूती से इनके अगेंस्ट काम कर रहा था। लेकिन अगर जो बीजेपी का, क्योंकि कंपैरिजन तो करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे पीछे रहे, अगर आप भाजपा को देखें कि उन्होंने जो चेहरे बदले थे, मुझे लगता है कि शायद हमने वहां पे कुछ कमी रखी, क्योंकि जो चेहरे चाहे हम सत्ता में नहीं रहे
चाहे हमारी सरकार को गिराया गया 2018 में जो सरकार आई थी, उसके विपरीत अगर भाजपा को देखें तो वो केंद्रीय मंत्रियों को लेके आए चुनाव लड़वाने के लिए, जो सांसदों को, तो कहीं मुझे लगता है हमारे को उसको भी दोबारा से अपना आकलन करना पड़ेगा कि हमने कहीं जिन कैंडिडेट्स को आगे किया उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रही। ये सब आकलन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है वो मेन कारण है। क्योंकि अगर आप योजनाओं की बात करते हैं तो जो योजनाओं को हम आगे कर रहे थे उनको भले ही रेवड़ी कहा जा रहा था और सरकार भाजपा की थी, तो भाजपा की योजनाओं को कल्याणकारी बताया जा रहा था, लेकिन अगर उसमें देखेंगे तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। एक जो महत्वपूर्ण चीज जो निकल के आई है वो ये है कि मैं वोट परसेंटेज अभी उसको देख रही थी कि पिछली बार से अब तक का, तो कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा, किसी भी राज्य में आप देखेंगे किसी में थोड़ा ज्यादा किसी में कम, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे पहले हो जाता था उस तरह से गिरा नहीं है। और एक महत्वपूर्ण चीज जो मुझे सारे ही चुनावों में दिखाई दिया चारों राज्यों में, वो ये है कि ये कहीं ना कहीं बाइपोलर है। तो जो बात आप कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी की बात, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना, दरअसल पिछले कुछ चुनावों में ये देखा गया है सुजाता जी कि सपा बसपा आपका वोट काटती रही है, और इस बार तो आपने 39 आपके खिलाफ बागी थे जिनको आपने पार्टी से निकाला, 39 थे, और ये इनमें से बहुत बड़ी तादाद है जिनको बसपा सपा ने टिकट दिया है। तो इसलिए ये आकलन भी रहा कि आपके वोटों पर आपको नुकसान ही कांग्रेस को सपा बसपा ने बहुत सारी सीटों पर दिया, ये एक आकलन के तौर पर लिया जाता है। लेकिन आपका जैसे कहना है कि शायद टिकट बंटवारे में ही कहीं कुछ गलती हुई होगी, खैर वो एक अलग बात है। एक और बात कह रही हूँ मैं आपको कि जो बात आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे सामने ही है। देखिए, बीएसपी को जो वोट शेयर मिला है वो 3.4% है मध्य प्रदेश में, और यही बात मैं कह रही हूँ। और सपा को आप देखेंगे तो जो अभी ईसीआई का डेटा है उसमें 0.45% दिखाई दे रहा है। तो जो बसपा वाला वोट शेयर है वो जो घटा है, वो उनका जो 3.4 आया है, वो मैं कंपेयर कर रही थी पिछली बार से, तो मुझे ये दिखाई देता है कि उनका वोट शेयर काफी हद तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी एक बात स्पष्ट हो गई सुजाता जी आपके बयान से कि जो कांग्रेस भाजपा की रणनीति रही, सांसदों को मंत्रियों को उतारना ही हो चाहे, लेकिन भाजपा की रणनीति को कांग्रेस भेद नहीं पाई। लेकिन यहां मैं शिवम जी का रुख करना चाहूंगी भाजपा से। शिवम जी, वैसे देखा जाए तो गारंटीज और वादे सभी पार्टियों ने किए, भाजपा ने भी किए, कांग्रेस ने भी किए, वादे भी किए और हर बात को सामने रखा। और जो हम योजनाओं की बात करते हैं, ये योजनाएं भी भाजपा लेकर सामने आई। ये जो बात कही जा रही है कि जो शिवराज बहनों के लिए योजना लेकर आए, लाडली बहना योजना इत्यादि, ये गेम चेंजर साबित हुई। लेकिन क्या भाजपा इन योजनाओं के माध्यम से ही जीत पाई, या फिर आप इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स गिनाना चाहेंगे कि बूथ प्रबंधन रहा, मैनेजमेंट रहा और स्ट्रैटेजी, जिसको सुजाता जी भी मान रही हैं? नहीं कि कहीं ना कहीं जब चुनाव जीता जाता है तो केवल एक फैक्टर से नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। और निश्चित रूप से जो अभी आपने लाडली योजना का जो चर्चा करी, वो एक निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार की एक फ्लैगशिप योजना थी, जिसके तहत मुझे लगता है कि माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, उसने आम जन के दिलों में अपना स्थान को और सुदृढ़ किया। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है, मैं सुजाता जी की बात को सुन रहा था, थोड़ा सा कॉन्फ्रंट करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जिस एंटी इनकम्बेंसी की वो चर्चा कर रही थी, तो ये तो मैंने कहा ना कि आप चारों प्रदेशों के चुनाव को अगर आकलन कर लें तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे प्रो इनकम्बेंसी रही। भाई लगातार आप कल्पना करिए, 4 बार शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं इस बात को भी सिद्ध किया जा सकता है कि वहाँ की जनता इस बात के लिए प्रसन्न है, खुश है और सेटिस्फाइड है सरकार के काम से, कि कहीं ना कहीं चाहती है कि साहब भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाए। एक इंटरेस्टिंग और आर्ग्यूमेंट मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लेकर के जो ये लगातार एक असमंजस की, मुझे लगता है कि भी सुजाता ये भी कह रही थी कि साहब आपने एक केंद्रीय मंत्रियों की जो है एक लीडरशिप को आपने उतारा। तो देखिए, एक बात तय है, चुनाव जब लड़ा जाता है तो साम दाम दंड भेद सबके साथ चुनाव लड़ा जाता है, पूरी एनर्जी के साथ चुनाव लड़ते हैं। हाफ एनर्जी से चुनाव तो मुझे लगता है आपने भी नहीं लड़ा है। और ये भी कहना अन्यायपूर्ण होगा कि कहीं ना कहीं आपने अपने हिसाब से उसका एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया, या आपने ऑल्ट्रेशन नहीं किया, आपने सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं किया। जब भी आपने जो भी किया, मुझे लगता है बहुत अच्छा किया होगा अपने हिसाब से। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जनता का जो रुख था, जनता का जो मूड था, जनता की जो सोच थी,
वो केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुरूप थी। और ये बात तय है कि जो गारंटी, जो वायदे प्रधानमंत्री मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने किए, हमने उसको पूरा करके दिखाया है। ये हमारा हिस्ट्री है, ये हमारा रिकॉर्ड है। और कहीं ना कहीं आज भी जो हमने वायदे जनता के बीच में आके किए हैं, वो गारंटी हम पूरी करेंगे। इसलिए मोदी गारंटी का विश्वास किया है, बाकी गारंटी फेल है, अवसरवादी है, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, लेकिन मोदी गारंटी आगे तक टिके रहेगी, इस बात के लिए लोगों को गारंटी। तो बीजेपी की गारंटी को पीएम मोदी की गारंटी मानकर जनता ने वोट दिया। लेकिन अवधेश जी, ये जो बात कही जाती है, तमाम आकलन होते रहेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन क्या वो बड़ा फैक्टर, क्या हमको मानना होगा कि एंटी इनकम्बेंसी की बात हम हर बार नहीं कर सकते, प्रो इनकम्बेंसी भी होती है। हालांकि ये सोचने का चिंतनीय विषय कांग्रेस के लिए भी रहेगा कि 18 साल के बाद भी प्रो इनकम्बेंसी कैसे। देखिए, दो शब्द जो हैं हमारी राजनीति में और चुनाव में, मुझे लगता है 2010 के पहले ज़्यादा ये मायने रखता था। 2010 के बाद हमने चुनाव प्रवृत्तियों में बदलाव देखा है और प्रो इनकम्बेंसी ज़्यादातर हमारे सामने आए हैं स्टेट में। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत के मतदाताओं में, यहाँ की राजनीति में एक जिसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। उस पैराडाइम शिफ्ट को जो नहीं समझ पाएंगे, वो चुनाव परिणाम का आकलन नहीं कर सकते। वो सब बातें, लाडली योजना है तो लाडली योजना तो पहले भी थी मध्य प्रदेश में, पहले के परिणाम, पिछला परिणाम कैसा है? लाडली योजना छत्तीसगढ़ में नहीं थी, लाडली योजना इनकी राजस्थान में नहीं थी। तो ये सब कारक छोटे छोटे होते हैं। लाडली योजना है, आपने अनेक नेताओं को उतार दिया, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का नाम है, तो नरेंद्र मोदी का नाम का मतलब क्या है? क्या कोई व्यक्ति केवल चेहरा है, कोई व्यक्ति केवल शरीर है, या उसके कुछ मायने हैं? तो अगर नरेंद्र मोदी किसी आइडियोलॉजी के प्रतीक है, जो आइडियोलॉजी और वो गवर्नेंस में और साथ साथ वो राजनीति में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, दिख रहा है, तो लोग उसको देखकर वोट देते हैं। कोई व्यक्ति नहीं होता है। वो आइडियोलॉजी क्या है नरेंद्र मोदी की? हम सब विकास मतलब अकेला कोई विकास की बात नहीं होती है कि विकास है। उन्होंने आज कहा ही है कि हम गारंटी है, वो सब चीजें सही है, लेकिन मूल बात जो थी कि नरेंद्र मोदी की विजय देश में जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो भाव था, हिंदुत्व और हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रवाद, जिसको सामाजिक न्याय से के साथ में नत्थी करते हुए, जो पहले माना जाता था कि ये तो आदिवासी विरोधी विचार है, ये तो पिछड़े विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ये तो उसको नरेंद्र मोदी ने चेंज किया है। और उस बदलाव को, उस चेंज जो बदली हुई सोच है, उसको जनता ने भी अपना मत दिया है। के कारण बीजेपी का एक बेस वोट बैंक है, उसमें केवल एडिशन की जरूरत होती है, जिसको कांग्रेस और बाकी पार्टियां अभी भी नहीं समझ रही हैं। अवधेश जी, मैं वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद अन्य राज्यों की भी बात करेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। ये है कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार। कॉपी करने का है ना बुखार। बादशाह, शहंशाह, चुलबुली अपनी के रोज नए अवतार में दिखे। छोटे कभी लंबे बाले बना लें और जो भी टीवी पर दिखे सभी खरीद डालें। तेल, क्रीम, शैम्पू हो या चाय, जो हीरो बोले ये वही लगाएं। फिर एक दिन देखा सबने कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार, जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा। लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ 0। सब बोले क्यों भाई, अब क्या कहना है? सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें। कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं।
देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे, हीरो के कहने में आकर कभी ना लगाएंगे पैसे। IEPF अथॉरिटी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। और बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से भी दुगने वोट हासिल हुए हैं। यहां पर 200 में से 199 सीटों के लिए काउंटिंग हुई और उसमें भाजपा ने जिस स्तर की जीत हासिल की है, इसे सबको अचंभित कर दिया है। बहुत से ऐसे मुद्दे रहे जो चर्चा में रहे, प्रचार भी जोर शोर से किया गया, लेकिन इन सब के बीच भाजपा ने जो जीत हासिल की, जनादेश भाजपा के पक्ष में रहा। भाजपा के पक्ष में जो आंधी मध्य प्रदेश में चली, वही पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी बरकरार रही। भाजपा का तूफान अशोक गहलोत की सियासी जादूगरी और जुगलबंदी को उड़ा ले गया। राजस्थान में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस से सत्ता छीन ली। राज्य में मिली प्रचंड बहुमत पर भाजपा ने जनता का आभार व्यक्त किया है। कांग्रेस पार्टी हैज ऑलवेज बीन गिविंग the bogus promises. People have seen it in Karnataka, people have seen it in Himachal Pradesh. So literally they have failed. That's why they have rejected, people have rejected the Congress party. I am very happy, especially as the in charge of Rajasthan. माननीय मोदी जी ने जिस तरह से देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और देश के गरीब का कल्याण करने के लिए काम किया है, ये सब उसी का परिणाम है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है। भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर चुनाव जीत गए हैं। वहीं कांग्रेस के अशोक गहलोत और सचिन पायलट जीत गए हैं। जन जन में विश्वास जगाया है। उस विश्वास के कारण एक तरफ और दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर जो कुशासन कांग्रेस सरकार ने करा, दोनों के कारण राजस्थान के अंदर जनता ने आशीर्वाद दिया, विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बड़ी हार को स्वीकार करते हुए इसे अप्रत्याशित परिणाम बताया। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जो नतीजे आए हैं तो चौंकाने वाले, जो भी मैंडेट आया है जनता का, मैंने पहले ही कहा जनता माई बाप है लोकतंत्र में। छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए हैं। इसलिए जब 3 राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है। इस बार भाजपा ने विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ा था और चुनाव में पीएम मोदी का जादू चलते हुए दिखा। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा। राजस्थान बीते 3 सालों से महिला हिंसा के मामले में पहले नंबर पर है। महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने में अशोक गहलोत सरकार असफल रही। भाजपा ने चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया। राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं के कारण भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चलिए, हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, शिवम छाबड़ा, सुजाता पॉल और अवधेश जी। सुजाता जी, राजस्थान को लेकर तो देख रहे हैं हम कि खुद गहलोत कह रहे हैं कि चौंकाने वाले नतीजे थे, तो क्या कारण लगता है आपको कि गहलोत का जादू नहीं चला? आपका म्यूट है, शायद उसे अनम्यूट कर लें। जी, हमारी जो योजनाएं थी उनको बेहतर करने की कोशिश में प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर के दाम कम करे। पहले उज्ज्वला का गैस सिलेंडर 600 रुपए का, फिर जब हमारा 500 का था ही तो उन्होंने कहा कि 450 जाकर बताया दूसरी जगह, फिर यहाँ 400 हो गया। तो मतलब हमारी तरफ से 400 का ऑफर दिया गया था कि भाई हम आएंगे सरकार में तो हम और राहत देंगे अपने लोगों को। और किसानों के लिए जो बातें हमने कही, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि जो वोट प्रतिशत था पिछली बार का, दोनों पार्टीज का डिफरेंस जो था वो 0.53% का था और इस बार 2.16% है। और जीत तो जीत ही होती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इनफैक्ट हर स्टेट में जहां वो जीते हैं उसके लिए बधाई। उम्मीद कर रही हूं कि वो तेलंगाना के लिए हमें भी बधाई देंगे। लेकिन जहां तक बात है
कि वहां पर जो हमारी हार हुई है, क्योंकि इतने स्कीम्स जो चल रहे थे, अगर तब भी जाकर हम हारे हैं तो हमें आकलन करना पड़ेगा कि हमने कहाँ गलती करी है। और देखिए, मोदी जी नहीं कमल के फूल पे ये कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब मोदी जी का पदार्पण हो गया है, उसके लिए वो उनके नेता हैं और बिल्कुल उनका होना भी चाहिए। मोदी जी खुद कह रहे थे कि कमल ही मेरी तरफ से उम्मीदवार है। लेकिन शिवम जी, यहाँ पर अगर हम योजनाओं की बात करते हैं तो जाहिर है कि कांग्रेस ने भी बहुत सारी योजनाएं दी। क्या राजस्थान की ये जो प्रचंड जीत, क्योंकि इतने बड़े स्तर की जीत शायद भाजपा भी अपेक्षा नहीं कर रही थी, क्या इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी माना जा सकता है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार की खामियों को जनता के बीच ले जाने में भाजपा सफल रही? निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रदेश राजस्थान बन गया, क्राइम कैपिटल बन गया था। भैया आप देखिए कि अगर क्राइम रेट के तौर पे देखें तो अगर देश के टॉप 5 राज्यों में कोई प्रदेश जाता था तो राजस्थान आ रहा था। जिस प्रकार से दलितों पर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, जिस प्रकार से सरकार के मंत्रियों के बयान विधानसभा के पटल पे थे महिलाओं के विरोध में, आप कल्पना करिए कि साहब आप बात करें सिलेंडर देने की, जिस माँ जिस बेटी को आप सुरक्षा नहीं दे सकते, आप उनको सिलेंडर देने की बात कह रहे हैं, कितनी अन्यायपूर्ण बात है। और ये बात वो कह रहे हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे नारे देने वाली कांग्रेस पार्टी आज इस प्रकार का नारा राजस्थान में क्यों नहीं दे पाई। आखिर प्रियंका गांधी के दौरे उस जिले में उस बेटी के घर क्यों नहीं गए जिस दलित बेटी का रेप हुआ था। अशोक गहलोत का शर्मनाक बयान, मुझे लगता है अगर आप चैनल पर चलाएंगे तो शायद आपके चैनल के व्यूअर्स को भी शर्म आएगी। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की लोगों ने बहुत सोच समझ कर वोट दिया है और कहीं ना कहीं ढकोसलेबाजी से परे हटकर जनता ने वोट दिया है। जनता ने इस बात को जनता ने रियलाइज़ किया कि वसुंधरा राजे की सरकार के अंदर में उनका विकास ज़्यादा हुआ था। अशोक गहलोत साहब केवल अंदरूनी लड़ाई में और कहीं ना कहीं जनता के विरोध में मारे गए, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए अवधेश जी, आप क्या कहेंगे? राजस्थान ने एक बार फिर रिवाज को ही आगे बढ़ाया और कह सकते हैं कि हर बार सरकार बदलने का जो रिवाज था वही हमें इस बार भी देखने को मिला। ये एक विश्लेषण हो सकता है, क्योंकि लगातार अगर 32-33 साल से सरकारें वहाँ बदल रही है तो सरकार बदल गई, ये माना जाता है। लेकिन सरकार बदलना परंपरा है तो वो परंपरा इसलिए है कि कई उसके कारण अलग अलग होते हैं। अगर पार्टियां लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरेगी नेता तो सरकार बदलेंगे। लेकिन पिछली बार जो सरकार बदली थी उसका एकमात्र कारण इतना ही था कि सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल टाइप्स के एट्रोसिटीज एक्ट में थोड़ा चेंज किया था, अमेंडमेंट किया था। देश भर की पार्टियां उसके विरुद्ध खड़ी हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद में उसको बदल दिया था, जिसके कारण पार्टी में भी विद्रोह हो गया, पार्टी टूट गई थी और साथ ही साथ एक कुछ बड़े वर्ग में विद्रोह था और उसके कारण वो पराजय हो गई थी। नहीं तो पिछली बार भी नरेंद्र मोदी का नाम ऐसा था कि कांग्रेस की 1,74,000 वोट से केवल सरकार बन गई थी, इतना ही का अंतर था। तो जो सुजाता जी कह रहे हैं वोट परसेंटेज, जो बात सही है कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज ज्यादा नहीं गिरा है, लेकिन बीजेपी का वोट परसेंट अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी 3% बढ़ गया है। तो ये दोनों में ये अंतर होता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वोट ज्यादा नहीं गिरा है, लेकिन बीजेपी का अगर आप वोट देखते हैं तो करीब 7.5% भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़िए, 90 के बाद से मतलब या 89 से किसी पार्टी को इतना बहुमत इतना वोट मिला ही नहीं। करीब 50% के आसपास 49% वोट होने जा रहा है। बिल्कुल, तो कहां 43% और कहां 50%। यही अगर आप आगे तो ये जो वोट दिखा रहा है कि ये कैसे बदला है, इतना ही हुआ है। देखिए भारतीय जनता कम है अवधेश जी, थोड़ा संक्षेप में। मेरे पास तो वक्त ही पिछली बार भी कम था। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कहीं भी जनता का रुझान नहीं था, पार्टी के अंदर का असंतोष होता था जो हिमाचल प्रदेश कर्नाटक में दिखा। जब आपने तीनों जगह उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए तो पार्टी के अंदर का जो असंतोष था, जो एंटी इनकम्बेंसी थी, नरेंद्र मोदी के नाम पर तो था नहीं, तो वो खत्म हो गया। और जो ट्रेंड था हिंदुत्व का, राष्ट्रीयता का, विकास का, सामाजिक न्याय का, हर जगह कायम रहा और वो जीत गए हैं। क्या आप मानते हैं कि भारत में पहली बार आईसीस के तर्ज पर किसी का गला काट दिया जाए लोग भूल जाएंगे क्या? मतलब हिंदू धर्म वही मैंने कहा कि जो घटनाएं थी, जो मुद्दे उठे थे, गहलोत सरकार की समझ ही नहीं सकती है इस समय कांग्रेस ले जा सकी भाजपा के जो रणनीतिकार है जी, यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाहूंगी। अवधेश जी, यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाहूंगी, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी सुजाता जी, तब आगे बात करेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी
मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। और बात छत्तीसगढ़ की करना चाहूंगी। इससे पहले कि अपने मेहमानों का रुख करूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री मोदी का जादू चला। सभी चेहरों पर भारी पड़ा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरी बघेल सरकार को सत्ता गंवानी पड़ी। प्रदेश में 90 में से 54 सीटों पर बीजेपी या तो जीत चुकी या आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस के कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है। और तेलंगाना की भी बात करना चाहेंगे। राष्ट्रीय पटल पर भूमिका तलाश रहे केसीआर अपने ही राज्य तेलंगाना में चुनाव हार गए। अपनी सरकार के हैट्रिक बनाने का सपना पूरा नहीं कर सके। और वहीं भाजपा नेता के वेंकटरमना ने मुख्यमंत्री केसीआर और कांग्रेस के सीएम पद के दावेदार रेवंत रेड्डी को पटखनी दी। राज्य के चुनाव में कांग्रेस बहुमत की ओर है। तो तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली है। हालांकि राजस्थान छत्तीसगढ़ में नहीं, लेकिन कांग्रेस को तेलंगाना में जीत मिली है। और देखें तो इन सभी राज्यों में कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान की बात करें तो सीपी जोशी अपनी सीट हार गए हैं। सीपी जोशी जो नाथद्वारा सीट से लड़े और कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन ये हार गए। इसी तरीके से गौरव वल्लभ कांग्रेस प्रवक्ता उदयपुर से अपनी सीट हार गए। सतीश पुनिया भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष, ये भी हार गए। इन्होंने आमेर से चुनाव लड़ा था। राजेंद्र राठौर, बड़ा नाम, भाजपा के नेता प्रतिपक्ष तारानगर से अपनी सीट हार गए। और वहीं अगर हम अन्य दूसरे राज्य का रुख करते हैं, चलिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से इन्होंने अपनी सीट हारी। गणेश सिंह भाजपा के सांसद, ये भी हारे। सतना से कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हुकुम सिंह कराड़ा पूर्व मंत्री रह चुके हैं, शाहजहांपुर से ये भी हार गए। और जीतू पटवारी बड़े किसान नेता, राहुल गांधी के बेहद खास, कांग्रेस के पूर्व मंत्री राव से सीट हार गए। और यही छत्तीसगढ़ की बात करें तो टीएस सिंहदेव कांग्रेस के डिप्टी सीएम अंबिकापुर से अपनी सीट हार गए। वैसे सरगुजा में सारी ही सीटें कांग्रेस हार गई है। और विजय बघेल भाजपा के सांसद पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने खड़े थे, ये भी हार गए। और तेलंगाना की बात करना चाहेंगे। यहाँ करीमनगर से बंडी संजय कुमार जो भाजपा के सांसद और पूर्व भाजपा राज्य अध्यक्ष रहे, ये भी हार गए हैं। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर कामारेड्डी सीट की बात करना चाहें, जहाँ बड़ा रोचक रहा मुकाबला, क्योंकि यहाँ बीआरएस के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री, वो तो हारे ही, साथ ही यहाँ पर कांग्रेस के रेवंत रेड्डी जो मुख्यमंत्री का चेहरा थे, वो भी यहाँ से हार गए। हालांकि वो कोरंगल से जीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से जीत गए।
तो वक्त थोड़ा कम है, लेकिन बहुत शॉर्ट कमेंट्स अपने मेहमानों से लेना चाहेंगे। शिवम जी, सबसे पहले आपसे लेना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री ने हम सबके सामने ये एक रोड मैप रख दिया है आगे भाजपा के लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए और समस्त देश के लिए भी, कि अब यहाँ से आगे विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करना है, तो बड़ी जिम्मेदारी। ममता जी, सपना नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो देशवासी मोदी को चुनते हैं। कहीं ना कहीं इस बात को क्रियान्वित किया है और जो कहा है वो किया है। मोदी की गारंटी पास हुई है, बाकी विपक्षी दलों ने जो गारंटियां दी हैं वो फेल हुई हैं। कहीं ना कहीं जनादेश का हम सम्मान करते हैं, चाहे वो तेलंगाना को कहीं क्यों ना हो। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति तेलंगाना में बेहतर करने का भी काम किया, इसमें भी कहीं कोई किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो छत्तीसगढ़ की विशेष रूप से मुझे लगता है जनता ने जो मैंडेट दिया है, कहीं ना कहीं महादेव ऐप के माध्यम से मुझे लगता है सभी को जानकारी है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ वहाँ पे। चावल का भ्रष्टाचार कहें, शराब का दें, महंगा पड़ गया कांग्रेस को। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का विषय बड़ा विषय था छत्तीसगढ़ के अंदर में, मुझे ऐसा। चलिए, आप सुजाता जी बहुत संक्षेप में आपसे लेना चाहेंगे अब आपका विचार, क्योंकि यहाँ से जाहिर है कि आकलन का दौर तो शुरू हो ही जाएगा, लेकिन 2024 की चुनौती सामने है। बिल्कुल, मगर मध्य प्रदेश में जो सामने निकल के आया नरेंद्र तोमर जी के बेटे का भ्रष्टाचार, उससे बड़ा भ्रष्टाचार शायद किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। और वो एक पर्सनल भ्रष्टाचार है, वो आरोप नहीं था, वो तो भाई उसका तो जांच कर लीजिए, पता चल जाएगा। अब जहां तक बात है सुजाता जी, आरोप प्रत्यारोप की जगह अगर आप कांग्रेस के लिए 2024 को लेकर कोई कमेंट सामने रखते हैं, लेकिन वक्त कम है। बोल ही रही हूँ, ये तो भाजपा के प्रवक्ता है जो कांग्रेस के ऊपर केवल आरोप लगा रहे हैं। आज इनको अपनी जीत भी हजम करने में मुश्किल हो रही है। लेकिन ये बता दूं आपको कि पिछली बार हम कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश जीते थे और देश को हम जीत कर रहेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि चलिए चुनाव आएंगे तो अलग तरीके से वोट करती है जनता, आप भी जानते हैं। और इस बार विधानसभा लोकसभा में अलग अलग तस्वीर होती है जी, इसलिए सबकी नजर रहेगी 2024 के लोकसभा चुनावों पर। अब इसके आगे, लेकिन अवधेश जी जाते आते सबसे पहले आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इन सारे नतीजों को लेकर और इसके आगे 2024 की चुनौती को लेकर? देखिए, 2024 के पूर्व का यह चुनाव परिणाम बता रहा है कि उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी में नरेंद्र मोदी के पक्ष में जनता का जो आलोड़न था वो ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है। कांग्रेस एक हिमाचल प्रदेश तक सिमट गई है और वहां भी भाजपा का वोट परसेंटेज नहीं गिरा है, ये ध्यान रखिए। जहां तक तेलंगाना का सवाल है तो 19% वोट बीजेपी को मिला था लोकसभा में, तो 4 लोकसभा सीटें थी। इस समय भी उसका वोट 13% से ऊपर गया है। तो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से 2024 कांग्रेस के लिए, INDIA के गठबंधन के लिए ऐसा धक्का है जिससे उबरना कठिन होगा, क्योंकि जो व्यवहार कांग्रेस ने INDIA के साथियों के साथ किया है, अब INDIA के साथी उसी रूप में करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है, देश ने पॉजिटिविटी, चूंकि नरेंद्र मोदी ने पॉजिटिविटी सामने लाई थी और राहुल गांधी जी और कांग्रेस का पूरा कैंपेन जो था वो ज्यादातर निगेटिविटी पर था। उन्होंने हिंदुत्व के पिच पर भी खेलने की कोशिश की। चलिए, इसका मतलब है कि ये सबक जी अवधेश जी, ये सबक जनता की ओर से सब पार्टियों के लिए भी है। सुशासन और विकास के आधार पर जो वोट लड़ा, जो चुनाव लड़ा गया, जनता ने उसका समर्थन भी किया। फिलहाल मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज नाइट की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नाइट के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।